हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका 1000 गोल्डन रूल्स का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 11। 10 पार्ट तक हम लोग देख चुके हैं पहले ही। और आज के इस लेक्चर में आप पाओगे कि प्रोनाउन के जितने सारे कॉन्सेप्ट थे, जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं प्रोनाउन में, सारे के सारे कंप्लीट हो गए आज के लेक्चर में ही। तो अभी तक के लेक्चर में मैं अगर आपको कह सकता हूँ एक तरह से कि आर्टिकल्स के क्वेश्चन और आपके नाउन के क्वेश्चन और प्रोनाउन के क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, इतना तो श्योर हो जाओ, है ना। अब होता क्या है कि देखो, मान लिया जाए ग्रामर का दायरा इतना है, बहुत ज़्यादा है, मतलब ग्रामर में आप जितना घुसते चले जाओ इसका कोई मतलब लगेगा एक टाइम पे कि इसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन आपके एग्ज़ाम में एक डिफाइंड वे में पूछता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे देता है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं पूछता आपके एग्ज़ाम में। तो और मान लिया जाए कहीं से पूछ भी दिया एक आध बार कोई क्वेश्चन, और ऐसे टॉपिक से पूछ दिया जो आप कभी देखे नहीं किसी ग्रामर के बुक में या फिर किसी टीचर ने पढ़ाया नहीं, तो क्या करोगे? उसके पीछे बहुत ज़्यादा टाइम थोड़े ना देना है आपको। एटलीस्ट मान लो इतना बड़ा दायरा है आपके ग्रामर का, और दायरा मतलब कहने का कि ग्रामर पूरा कंप्लीट इतना है, आपके सिलेबस में इतना पार्ट पढ़ना है ना। और आपके सिलेबस में यहाँ से कोई टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है एक। अब इसको पढ़ने में मान लिया जाए 5 घंटे 10 घंटे लग रहे हैं, एक आध 2 घंटे लग रहे हैं इस तरीके से, और इसके पूछने के चांस बहुत ही कम है। तो उसको क्यों ही पढ़ना उसको? बात समझ रहे हो? मतलब अगर सारे टॉपिक को आप कंप्लीट कर लेते हो और फिर भी अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो इस टॉपिक को कवर करना एक अच्छा तरीका माना जाता है। तो बहुत बार एग्जाम में होता है कि क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जानना कि क्या छोड़ना है। बात समझ रहे हो? तो अभी तक के हिसाब किताब से, मतलब जितना अभी तक मैं पढ़ा चुका हूँ, आर्टिकल्स, नाउन और प्रोनाउन, ये तीनों टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। अगर आपको वैसा कोई डाउट कहीं नज़र आए या फिर कोई टॉपिक वैसा ना समझ में आए तो आप मुझसे पर्सनली जुड़ करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। और मैं अपने विचार से इसमें जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन तीनों टॉपिक में, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो मेन मेन टॉपिक्स होते हैं इन तीनों, जो आर्टिकल्स, नाउन और प्रोनाउंस के जो मेन मेन टॉपिक्स होते हैं, उसको मैं छोड़ा ही नहीं हूँ, ठीक है। तो आप इस पर बिल्कुल ही भरोसा कर सकते हो और एकदम आश्वस्त हो करके आप इस पर भरोसा करो और आराम से पढ़ो। अब जरा बात करते हैं कि जो लोग नए हैं, टेलीग्राम अगर आप यूज़ करते हो तो आप सर्च करना वहाँ पर त्रिगीतम। त्रिगीतम सर्च करोगे, ग्रुप मिलेगा त्रिगीतम 4M क्लब, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर मेरे से पर्सनल गाइडेंस आपको चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसको ज्वाइन करने के प्रोसीजर हैं, ठीक है, और इसके क्या फ़ायदे हैं ये भी मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा। अब ज़रा प्रोनाउन के ही आज जो लेक्चर है इसको हम लोग लास्ट करेंगे। पिछले क्लास तक देखे थे 216, है ना, 216 नंबर, मतलब 216 नंबर तक रूल देख चुके हैं हम लोग। आज कंटिन्यू करेंगे उसके आगे, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, हालांकि उसमें से क्या होता है कि बहुत कम क्वेश्चन आपको नज़र आए, लेकिन मेरे विचार से आपको उस टॉपिक को ज़रूर जानना चाहिए क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, तो आपको उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं 216 तक, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कल। अब आज हम लोग देखेंगे 217 के आगे, ज़्यादा कुछ नहीं है आज बचा हुआ। तो ज़रा देखते हैं कि इन तीनों के बीच काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि कब व्हाट का प्रयोग करें, कब दैट का प्रयोग करें, कब विच का प्रयोग करें, है ना। और ये तीनों ही आपके रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर ही आते हैं। तो ज़रा देखते हैं कि क्या इसमें कन्फ्यूजन होता है और कैसे इसको दूर किया जाए, बहुत ही आसान शब्दों में। ज़रा देख लो, यहाँ पर बोला है कि व्हाट का कोई एंटीसीडेंट नहीं होता, यानी यह किसी नाउन और प्रोनाउन के बदले के बाद इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इसका अर्थ होता है जो, मतलब व्हाट का ये आप मत समझ लेना कि व्हाट का प्रयोग हुआ है कहीं भी तो वो सीधा क्वेश्चन को ही बताएगा, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। तो व्हाट का मतलब कौन क्या के सेंस में अगर रहे तो भला माने कि भाई ये क्या है, कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पर व्हाट का सेंस में जो इसका अर्थ निकलता है वो जो होता है, जो और फिर जो चीज़, जो चीज़ें। बात समझ रहे हो? तो इसका हम लोग देखते हैं यूज़। अब एंटीसीडेंट बार बार हम दोहराए हैं पिछले क्लास में भी कि एंटीसीडेंट होता क्या है, पहले भी इसका डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको बता दिया था। अब एंटीसीडेंट को मैं रिवाइज करवा दूं कि वैसा नाउन और प्रोनाउन जिसके बदले कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है।
तो उसको कहते हैं, उस नाउन और प्रोनाउन को कहते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, तो यही चीज़ है नाउन और प्रोनाउन। और कई बार क्या होता है पूरा क्लॉज ही आ जाता है जो एंटीसीडेंट के रूप में काम करता है। इसके विषय में हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। अब जरा बात करते हैं, अब यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि व्हाट का कोई एंटीसीडेंट नहीं होता, और मान लिया जाए कोई एंटीसीडेंट वहाँ पर आ गया है तो क्या करेंगे, व्हाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बात समझ रहे हो, उसके जगह पर विच का इस्तेमाल कर लेंगे, उसके जगह पर दैट का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन व्हाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि अ मैन नेवर गेट्स एवरीथिंग व्हाट कीप्स हिम हैप्पी। अब यहाँ पर देखो व्हाट का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर हुआ है, क्या इसके पहले कोई एंटीसीडेंट आया है। एंटीसीडेंट का मतलब क्या है, एंटीसीडेंट का मतलब वह नाउन और प्रोनाउन जिसके लिए यह रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। तो यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है, एवरीथिंग के लिए। तो एवरीथिंग आपका क्या है, एक तरह का प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन तो यहाँ पर आ गया है, प्रोनाउन आ गया है तो व्हाट का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो किसका इस्तेमाल करेंगे, दैट का इस्तेमाल कर दो और फिर विच का इस्तेमाल कर दो, किसके हिसाब से, जो हम लोग पहले पढ़ते आए हैं, है ना, दैट और विच। अब जरा देखो दूसरा जितना सारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है व्हाट को छोड़ करके, है ना, व्हाट को छोड़ करके, तो वो क्या होता है कि अपने एंटीसीडेंट के आजू बाजू ही रहता है। ये भी हम लोग रूल में पहले देख चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, व्हाट के बदले हम लोग दैट या विच का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और भी डाउट आपको पूछने वाला हूँ। अब जरा देखो, अब इसको करेक्ट करते हुए लिखे हैं कि अ मैन नेवर गेट्स एवरीथिंग दैट कीप्स हिम हैप्पी। तो व्हाट की जगह पर क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर व्हाट के पहले एक इसका एंटीसीडेंट प्रोनाउन आ चुका है ना। तो अभी रूल में देख रहे हैं कि व्हाट का कोई भी एंटीसीडेंट नहीं होता, और अगर एंटीसीडेंट दे रखा है तो वहाँ पर व्हाट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। क्लियर। अब जरा देखो, क्या इस दैट के जगह पर विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। रूल तो हम लोग पढ़े हैं, लेकिन एक और भी रूल पढ़े थे। क्या पढ़े थे, देख लेते हैं। यहाँ पर है कि विच का इस्तेमाल हम यहाँ पर किए हैं, लेकिन ये गलत हो गया है। क्यों, यह गलत क्यों है ना। अब ट्राई करो, थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को ट्राई करो कि आखिर क्यों गलत है। जबकि हम देखें कि दैट का भी एंटीसीडेंट पॉसिबल है, विच का भी एंटीसीडेंट पॉसिबल है, जो यहाँ पर एवरीथिंग है। लेकिन एक रूल ऐसा भी पढ़े थे कि अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, मतलब कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर एक शब्द आपको देखने को मिल जाए, एवरीथिंग है ना, ऑल, नथिंग है ना, समथिंग, इस तरीके की चीज़ देखे थे। और सुपरलेटिव डिग्री के जितने सारे वर्ड्स होते हैं वो भी अगर देखने को मिल जाए, ओनली देखने को मिल जाए, है ना, नन देखने को मिल जाए, तो ये हम लोग पहले भी रूल देख चुके हैं। तो उस केस में क्या बताया था कि जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ये सारे शब्द अगर नज़र आ जाएं, और एक सुपरलेटिव डिग्री के भी क्या कोई भी वर्ड नज़र आ जाता है, तो वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ दैट का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ रहे हो। अगर यहाँ पर कुछ और भी रहता, मान लिया जाए बॉय रहता, है ना, या फिर किसी शहर का नाम रहता, तो क्या करते हम लोग, तब हम विच का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन विच का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि इसके पहले एक शब्द आया है एवरीथिंग, और रूल में पढ़ चुके हैं कि अगर ये सारे वर्ड्स अगर नज़र आ जाएं रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर ये सब शब्द नज़र आ जाएं कोई भी इसमें से एक, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दैट का इस्तेमाल होता है। तो आपका फिर से एक रूल आपका रिवाइज हो जा रहा है यहाँ पर। और वो रूल क्या कहता है, ये सारे वर्ड अगर देखने को मिल जाए तो उस रिलेटिव प्रोनाउन में सिर्फ और सिर्फ दैट का इस्तेमाल होगा, और किसी दूसरे का, हु का, विच का, व्हाट का, ये सब का बिल्कुल नहीं करेंगे। व्हाट का तो वैसे भी नहीं, क्योंकि व्हाट का कोई भी एंटीसीडेंट नहीं होता। क्लियर यहाँ तक। तो फिर से मैं रिवाइज करवा दूँ इन तीनों में क्या छुपा है। यहाँ पर दिया है कि अ मैन नेवर गेट्स एवरीथिंग व्हाट कीप्स हिम हैप्पी। अब यहाँ पर व्हाट का इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ रूल कह रहा है कि व्हाट का कोई भी एंटीसीडेंट नहीं होता, यानी इसके पहले कोई भी नाउन और प्रोनाउन आता है जिसके लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका कोई भी एंटीसीडेंट नहीं होता। एवरीथिंग यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है जो कि एंटीसीडेंट का काम कर रहा है। तो व्हाट का इस्तेमाल ना करके यहाँ पर दैट का इस्तेमाल करेंगे या फिर विच का। लेकिन विच का भी इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले भी एक रूल में देख चुके हैं कि अगर एंटीसीडेंट से पहले या फिर एंटीसीडेंट ही अगर एवरीथिंग, ऑल, नथिंग, है ना, ये सारे वर्ड आ जाएं, सुपरलेटिव डिग्री के कोई भी वर्ड आ जाएं, ओनली आ जाए, फ्यू आ जाए, लिटिल आ जाए, है ना, ये सारे वर्ड्स अगर आ जाते हैं तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ दैट का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर हु, विच, ये सब का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। क्लियर है यहाँ तक। अब 218 में देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट के स्थान पर इसी अर्थ में, व्हाट के किस अर्थ में, जो के अर्थ में ना, जो चीज़, जो चीज़ें, ये भी इसका मीनिंग होता है। अगर इस अर्थ में इसका यूज हुआ है तो इसके बदले हम लोग क्या कर सकते हैं कि द थिंग विच या फिर द थिंग दैट का इस्तेमाल इसके जगह पर कर सकते हैं। मतलब व्हाट को हम रिप्लेस कर सकते हैं ये सारे शब्दों से।
देखते हैं किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है, देखो यहाँ पर एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब एक जो कॉन्सेप्ट है वो भी बताऊँगा, और उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा। देखो यहाँ पर लिखा है कि व्हाट मैटर्स मोस्ट इज़ योर कंसिस्टेंसी, कि क्या सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, ये है कि आप कितना कंसिस्टेंट रहते हो, है ना। मैटर्स का मतलब क्या, एक वर्ब है जिसका मतलब क्या है कि महत्व रखना, है ना। क्या मैटर करता है, क्या महत्व रखता है। अब देखो यहाँ पर क्या अभी रूल में देखें हम कि अगर वॉट का इस्तेमाल हुआ है तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है ना, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। लेकिन रूल कह रहा है कि वॉट के जगह पर हम इस वाले शब्द से भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं। किस वाले, द थिंग विच, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर वॉट को रिप्लेस करते हुए हम ऐसा भी लिख सकते हैं द थिंग दैट, इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर। तो सिंपल सा रूल है कि व्हाट मैटर्स मोस्ट इज योर कंसिस्टेंसी, व्हाट थिंग विच मैटर्स मोस्ट इज योर कंसिस्टेंसी, द थिंग दैट मैटर्स मोस्ट इज योर कंसिस्टेंसी। अब देखो व्हाट जो है यहाँ पर ये किस चीज़ को कह रहा है, मतलब प्लूरल है या फिर सिंगुलर है। सिंगुलर है, कैसे पता चला, क्योंकि सिंगुलर के लिए ही ये मैटर्स का इस्तेमाल हुआ है ना। अगर प्लूरल होता तो सिंपली मैटर हो जाता, ये तो बेसिक सी बात है ना। जैसे ही के लिए हम क्या लिखते हैं, ही के लिए लिखते हैं ही रीड्स, है ना, और अगर दे रहता तो रीड लिखते सिर्फ, है ना, ये कॉमन सी बात है। तो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल किए, थिंग इस्तेमाल किए, प्लूरल में थिंग्स नहीं लिखे। और यही अगर व्हाट किस चीज़ को बता रहा होता, व्हाट अगर बता रहा होता किसी प्लूरल के बारे में तो यहाँ पर थिंग की जगह पर थिंग्स लिख देते। जैसे अगला एग्जांपल है कि व्हाट यू सेड वर नॉट प्रॉपर। अब कैसे पता चला कि ये व्हाट जो है प्लूरल के बारे में बता रहा है, इस वाले वर्ब से, वर से, है ना, वर से पता चल रहा है कि प्लूरल है। तो थिंग के जगह पर यहाँ जो थिंग लिखे थे यहाँ इसके जगह पर थिंग्स लिख देंगे, है ना। तो द थिंग्स विच यू सेड वर नॉट प्रॉपर, द थिंग्स दैट यू सेड वर नॉट प्रॉपर। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि व्हाट को हम रिप्लेस कर सकते हैं किस चीज़ से, व्हाट से रिप्लेस कर सकते हैं व्हाट को द थिंग विच और फिर द थिंग दैट, इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर प्लूरल के बारे में रेफर कर रहा हो इस व्हाट, है ना, तो यहाँ पर हम थिंग्स लिख देंगे, द थिंग्स विच और या फिर द थिंग्स दैट। क्लियर है यहाँ तक। अब एक क्वेश्चन बताओ आप, पहले भी मैं बता चुका हूँ, किस वीडियो में बताऊँ ये मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन आपको ये बताना है कि इस मोस्ट के पहले द का इस्तेमाल हम क्यों नहीं किए। तो आप पॉज करो वीडियो को और बताओ कि मोस्ट के पहले द का प्रयोग क्यों नहीं किए। हालांकि मैं आपको पूरा रूल समझा देता हूँ यहाँ पर। देखो पहले भी बता चुका हूँ कि भाई मोस्ट का अर्थ अगर मोस्ट का मतलब, देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि मोस्ट एडजेक्टिव भी है एडवर्ब भी है, दोनों का काम करता है, ठीक है। तो मोस्ट जो है यहाँ पर ये क्या है कि अगर इसका अर्थ अधिकांश देता हो, अधिकांश, तो हम इसके पहले द का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। और मोस्ट अगर सुपरलेटिव डिग्री की तरह काम किया हो, जिसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा या फिर सबसे अधिक, अगर इसका ये मीनिंग निकल रहा हो तो इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। यही तो पढ़े थे। जैसे कि यहाँ पर ऐसा दिया हो कि बहुत सारे बॉयज़ हैं, बहुत सारे बॉयज़ में से अधिकांश बॉय की बात कह रहा हो, तो हम इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ, और आगे भी डिस्कस करेंगे हम लोग जब एडजेक्टिव का चैप्टर पढ़ेंगे और एडवर्ब उसमें देखेंगे। अब देखो मोस्ट जो है ये सबसे ज़्यादा के सेंस में अगर सुपरलेटिव डिग्री के तरह काम करे तो यहाँ पर द का इस्तेमाल हम करेंगे, और अधिकांश का मीनिंग देता हो तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये मैं पहले बता चुका हूँ। थर्ड रूल जो मैं नहीं बताया हूँ मोस्ट से रिलेटेड, ये अभी सुन लो। मोस्ट कहता है कि अगर ये एडवर्ब की तरह काम करे, अगर ये मोस्ट एडवर्ब की तरह काम करे तो इसके पहले हम द का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। तो मेरी मर्जी थी कि भाई मैं यहाँ पर द का प्रयोग ना करूँ तो नहीं किया हूँ, बात समझ रहे हो। और आप यहाँ पर द का प्रयोग कर भी दोगे तो भी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोस्ट जो है ये एडवर्ब की तरह काम किया है। कैसे पता चला एडवर्ब की तरह काम किया? क्योंकि ये वर्ब के बाद आया है, देख रहे हो। और ये मैटर्स जो है एक वर्ब है, इसके बाद मोस्ट का उपयोग हुआ है, इसलिए इसको पहचान लिए कि ये एडवर्ब की तरह काम किया है ना। और मैटर का मतलब होता है क्या? एक वर्ब है जिसका मतलब होता है महत्व रखना। समझ रहे हो बात को? तो तीन बातें ध्यान में रखना मोस्ट से रिलेटेड। एक कि अगर इसका अर्थ अधिकांश हो तो इसके पहले द का प्रयोग हम नहीं करते, अगर इसका अर्थ सबसे ज़्यादा सबसे अधिक हो तो इसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, और अगर मोस्ट जो है ये एडवर्ब की तरह काम किया, किसी वर्ब की विशेषता बताते हुए वहाँ पर यूज हुआ है, तो इसके पहले द का प्रयोग कर भी सकते हैं और द का प्रयोग नहीं भी कर सकते।
तो इस सेंटेंस में, इन तीनों सेंटेंस में हम द का प्रयोग कर भी सकते थे और द का प्रयोग नहीं भी करेंगे तो भी ये करेक्ट है, क्योंकि ये मोस्ट यहाँ पर एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। क्लियर यहाँ तक? चलिए, आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट सीख गए। और इस रूल में क्या कॉन्सेप्ट था कि व्हाट को हम इन चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। और सबका मीनिंग एक ही है, मतलब अर्थ भी सेम दे रहा है। अब देखते हैं आगे का रूल है व्हेन, वेयर, वाई और हाउ, है ना, मतलब क्वेश्चन के रूप में किस तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पर देखो, समझो पहले कि रिलेटिव प्रोनाउन है ये सारे। अब यहाँ पर व्हेन जो है वो समय बताने वाले नाउन के बारे में यूज होता है। वेयर जो है ये स्थान बताने वाले नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। वाई जो है ये किसी कारण को बताने वाले नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? और जो हाउ बच जाता है यहाँ पर, देखो हाउ, है ना, हाउ जो है ये बताता है कि किसी कार्य को किस तरीके से किया गया है, तो तरीका बता रहा होता है वहाँ पर। समझ रहे बात को? कोई ना कोई तरीका बता रहा होता है, तब वहाँ पर जाकर हाउ का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो तीनों हैं, व्हेन, वेयर और वाई जो है, ये तीनों, इसको हम एक चीज़ से और रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे पहले देखें हम लोग कि व्हाट को किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, तो कर सकते हैं द थिंग, अ थिंग्स, विच अ दैट, है ना, विच अ दैट, इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से व्हेन, वेयर, वाई, ये तीनों को कलेक्टिवली, मतलब कहीं भी नज़र आ जाए तो इसको आप कोई भी प्रीपोजिशन जो उपयुक्त लगे वहाँ पर, उसके साथ विच का इस्तेमाल करके इसको रिप्लेस कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम मीनिंग दे रहा होगा ये, है ना, क्योंकि सेंटेंस से पता चल रहा होगा कि वो समय को बता रहा है, स्थान को बता रहा है, या फिर कारण को बता रहा है। तो अब हम इससे रिलेटेड देखते हैं कि क्या ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर। देखो, अच्छा, दूसरी बात है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा समझने वाले पर, मतलब निर्भर करेगा आप समझ पा रहे हो कि नहीं इसका मतलब उस सेंटेंस में अगर समय को बताने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पर वेयर का इस्तेमाल कर दिया, वाई का इस्तेमाल कर दिया, तब तो आप आसानी से इसको गलत कर पाओगे ना, क्योंकि समय को बता रहा है तो वेन का ही इस्तेमाल होगा, है ना, स्थान को बता रहा है तो वेयर का ही होगा, दूसरा का इस्तेमाल नहीं होगा, कारण बता रहा है तो वाई का होगा। बात समझ रहे हो? अब फिर किसी कार्य को करने के तरीके के बारे में बता रहा है तो हाउ का इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसके मीनिंग पर निर्भर करता है कि वहाँ पर आप कैच कर पाते हो कि नहीं। अब देखते हैं यहाँ पर कहना क्या चाह रही है। यहाँ पर कह रहा है कि आई नो द प्लेस वेयर ही हैड गॉन। अब यहाँ पर पता चल रहा है ना कि किसी प्लेस के बारे में इस्तेमाल किया गया है वेयर का, तो वेयर को आप रिप्लेस कर सकते हो टू विच से भी, है ना, प्रेपोजिशन प्लस विच। फिर है यहाँ पर वेन का इस्तेमाल हुआ है, इसके जगह पर प्रेपोजिशन प्लस विच का इस्तेमाल हुआ है। तो वेयर, वेन, वाई, ये तीनों को हम कोई ना कोई प्रेपोजिशन जो वहाँ पर उपयुक्त लगे, जो इस्तेमाल हो, है ना, उसके हिसाब से, और उसके साथ विच का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिप्लेस किए थे आई नो द प्लेस टू विच ही हैड गॉन। तो इससे भी पता चल रहा है कि यही बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं जानता हूँ कि वह कौन से प्लेस पर गया है। समझ रहे बात को? तो वेयर और टू विच का यहाँ पर सेम मीनिंग है, कहाँ के सेंस में, स्थान के सेंस में। फिर है वी एन्जॉय द टाइम व्हेन एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथली, मतलब हम लोग उस समय को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं जब हमारा समय बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होता है, स्मूथ तरीके से, है ना। अब देखो यहाँ पर वेन का इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पर ऑन विच का इस्तेमाल करेंगे, फिर भी ये मीनिंग समय को ही देगा कि वे एंजॉय द टाइम। कैसे पता चला समय को? क्योंकि टाइम शब्द का साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। कैसे पता चला? वेयर और टू विच जो है ये प्लेस को रेफर कर रहा है, क्योंकि इसके पहले प्लेस शब्द ही इस्तेमाल किया गया है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्या ध्यान देना है कि वेयर, वेन, वाई, इसको हम किसी प्रपोजिशन प्लस विच के साथ क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अब जरा देखो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है मीनिंग से रिलेटेड, क्या आप मीनिंग समझ पा रहे हो कि नहीं, कारण को समझ पा रहे हो, स्थान को, समय को कैच कर पा रहे हो कि नहीं, कि क्या पूछना चाह रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ दिया आई डो नॉट नो व्हाट मोस्ट पीपल फील डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड इवन विथ द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। यहाँ पर कह रहा है कि पहले मीनिंग समझो इसका, कि मैं नहीं जानता, मैं क्या नहीं जानता कि व्हाट मोस्ट पीपल फील डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड, कि क्यों कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब उदास फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, डिजेक्टेड फील करते हैं। इवन विद द, मतलब यहाँ तक कि छोटे से छोटा कोई अगर किसी को चिढ़ा देता है, छोटे तरीके से भी अगर चिढ़ा देता है, थोड़ा सा भी चिढ़ा देता है, तो वे लोग पता नहीं क्यों डिजेक्टेड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्यों का सेंस दे रहा है, कारण का सेंस दे रहा है कि ये कारण मुझे नहीं समझ में आता। आई डो नॉट नो द कारण, समझ रहे बात को, आई डो नॉट नो द रीजन। तो रीजन का सेंस यहाँ पर दे रहा है, तो रीजन के सेंस में, कारण के सेंस में व्हाट का इस्तेमाल कैसे करोगे? वहाँ पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? वाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर वाई का इस्तेमाल होगा, व्हाट का इस्तेमाल नहीं होगा।
तो यहाँ पर सिंपल सा था कि आप अर्थ कैच कर पा रहे हो कि नहीं, कि ये पूछना क्या चाह रहा है, कारण को, प्लेस को या फिर टाइम को। तो यहाँ पर कारण का सेंस निकल रहा था, इसलिए वाई का इस्तेमाल करेंगे, व्हाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, देखो कि द डायरेक्टर आस्क्ड मी हाउ आई हैव नॉट टेकन हिज परमिशन, कि कैसे मैंने उससे परमिशन नहीं लिया बिफोर अप्लाइंग फॉर द न्यू जॉब, जब मैं दूसरे जॉब में अप्लाई कर रहा था तो उससे पहले मैंने डायरेक्टर से परमिशन कैसे नहीं लिया। तो कैसे थोड़े होता है, किसी कार्य को संपादन करने का कोई तरीका थोड़े होता है ये, कि कैसे नहीं लिया, कि मैं आपके ऑफिस में आता, फिर आपके साथ चाय की चुस्की लेता, है ना, फिर आपसे मैं परमिशन लेता, तो ये तरीका थोड़े होता है। यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहा है, मतलब कहने की कोशिश कर रहा है कि उसने क्यों मेरे से परमिशन नहीं लिया, कारण जानने की कोशिश कर रहा है डायरेक्टर, ये चीज़ पूछने की कोशिश कर रहा है कि क्या कारण है कि उसने न्यू जॉब में ज्वाइनिंग मतलब अप्लाई करने से पहले मेरे से परमिशन क्यों नहीं लिया। तो क्यों का सेंस आ रहा है, कारण का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर तरीका का सेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पर कारण का सेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हाउ का यूज ना करके हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वाई का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपका क्लियर है कि एक बार देख लो फिर से कि वेन जब समय बताने वाला हो, बहुत आसान है, मतलब ये तो क्वेश्चन से ही आपको पता चल गया होगा कि इसको कैच करना काफ़ी आसान है। वेयर मतलब स्थान बताने वाला, वाई मतलब कारण बताने वाला, तरीका हो तो हाउ, ठीक है। और इन तीनों को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, किसी प्रपोजिशन प्लस विच से, ठीक है। अब जरा देखो, अब लास्ट इसका कॉन्सेप्ट बच जाता है कि रिलेटिव क्लॉज के दो यूजेस होते हैं। रिलेटिव क्लॉज कहने का क्या मतलब है, क्लॉज का मतलब जानते हैं कि पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। अब रिलेटिव क्लॉज का क्या मतलब है, जहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया हो, है ना, मतलब सेंटेंस का वह पार्ट जहाँ पर जिस पार्ट में रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया हो, है ना, उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। अब इसका दो तरीके से यूज होता है। एक यूज होता है रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज जिसको कहते हैं, मतलब कह सकते हो कि रिलेटिव क्लॉज जो होता है वो दो तरीके का होता है। कौन कौन, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज मतलब जिसको प्रतिबंधित किया गया हो, वो क्लॉज जो प्रतिबंधित हो, लिमिट लगा हो, है ना। और एक होता है नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, मतलब जिस पर कोई तरह से बंधन नहीं है, उस क्लॉज पे किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं है, वो बिल्कुल ही फ्री है ना, स्वतंत्र है एक तरह से, तो उसको कहते हैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। तो शब्द से आप समझ पा रहे हो कि रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज वह क्लॉज को कहेंगे जो बिल्कुल ही बंधा हुआ हो, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज उसको कहेंगे जो बिल्कुल ही अपने आप में फ्री हो, है ना, स्वतंत्र हो, उस पर किसी तरीके का बंधन नहीं हो। तो क्या यहाँ पर समझाने का मतलब है, आगे समझोगे अच्छे से। ये दोनों वर्ड को, मतलब ये दोनों टर्म को, जो ग्रामर का एक टेक्निकल टर्म है, इसको आप जरूर ध्यान में रखो क्या इसका मतलब होता है। वैसे शब्द से ही आपको पता चल गया होगा कि रिस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है प्रतिबंधित, नॉन रिस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है जिस पर कोई भी पाबंदी, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर। अब समझो कि ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे देखो, मान लिया जाए कि कोई भी एक आपका रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज का मतलब जिस क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। क्लॉज का मतलब पार्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस में दो तीन पार्ट होते हैं, और उस दो तीन पार्ट में वैसा पार्ट जिसके लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया हो, तो उस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव क्लॉज। अब वहाँ पर ध्यान देना कि वहाँ पर जो भी आपका, पहले मैं यहाँ पर पढ़ के सुना देता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। देखो, यहाँ पर कह रहा है कि रिलेटिव क्लॉज मतलब वह रिलेटिव क्लॉज जो किसी ग्रुप के कुछ चीज़ों और व्यक्तियों के बारे में बताए और जो इनडेफिनिट हो, मतलब डेफिनिट नहीं हो, है ना, निश्चित नहीं हो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहते हैं। नॉन रिस्ट्रिक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। नॉन रिस्ट्रिक्टिव का मतलब है कि रिलेटिव क्लॉज मतलब वैसा रिलेटिव क्लॉज जो किसी खास या फिर डेफिनिट चीज़ों के बारे में बताए, जिसके बारे में पढ़ने वाले को, मतलब अगर सेंटेंस को आप पढ़ रहे हो या फिर मैं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे और आपको पता होना चाहिए कि वह किसके बारे में बता रहा है, मतलब वह नाउन जो है वो किसके बारे में है ना, तो पता हो कि वह नाउन कौन है। अब नहीं समझ में आई बात तो मैं फिर से समझाता हूँ आपको। देखो, यहाँ पर क्या है, कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो है उसमें क्या है कि मान लिया जाए यह एक कोई बहुत बड़ा ग्रुप है ना, और इस ग्रुप का कोई एक पर्सन यहाँ पर हिस्सा है, ठीक है। अब या फिर दो चार और भी व्यक्ति हैं इसके साथ, एक भी हो सकता है, बहुत सारा भी हो सकता है ना, पता चले कि वो किसी ग्रुप किसी ना किसी ग्रुप का क्या है, हिस्सा है ना। इस तरीके से अगर आपको पता चल जाए, तो ये जो मान लिया जाए इसमें बहुत सारे लोग हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं इधर और भी हैं, और किसी सेंटेंस में बता रहा हो कि ये तीनों, इन तीनों के बारे में बता रहा हो, जो भी मैंने छाप के दिखाया कि ये तीनों,
और इससे ये पता चल जाए कि ये किसी ना किसी ग्रुप का ही हिस्सा है, ये तीनों जो हैं ये एक भीड़ का हिस्सा है। तो इसको कहेंगे कि ये जो क्लॉज इस्तेमाल हुआ है और ये जिसके बारे में ये क्लॉज डिफाइन कर रहा है, जिसके बारे में ये क्लॉज बताने की कोशिश कर रहा है, वह किसी ना किसी ग्रुप का हिस्सा है, तो उस क्लॉज को कहेंगे रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। मतलब ये तीनों जो है, ये बंदा इस ग्रुप से बाहर का हिस्सा नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है, इसमें बंधा हुआ है, इस पर रिस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंधित है, इसलिए इसको हम रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहते हैं। और मान लिया जाए कोई एक इंडिपेंडेंट पर्सन है इधर, जिसको कोई वास्ता नहीं है किसी ग्रुप से, कोई लेना देना नहीं है, जिसको पढ़ने वाले को पता है कि ये बंदा मेरे करीब है, और फिर इसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सेंटेंस में दे रखा है, मतलब ये किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तब हम क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे कि ये जो है, ये पर्सन जो है जिसके बारे में वो रिलेटिव क्लॉज बता रहा होगा, वो नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहलाएगा। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे, और दूसरी बात ध्यान में क्या रखनी है आपको, कि ये जो एक ग्रुप का हिस्सा है ये अनिश्चित होता है, वो पता नहीं होता है कि कौन सा पर्सन है, लेकिन ये पर्सन जो होता है, जिसके बारे में जो नॉन रिस्ट्रिक्टिव होता है, जो स्वतंत्र होता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले को पता होता है कि ये कोई डेफिनेट पर्सन है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखा होगा उसमें, या फिर हम उसको जानते होंगे। ठीक है, अब जरा बात करते हैं, देखो सेंटेंस पे चलते हैं। यहाँ पर दे रखा है ऑल द एस्पिरेंट्स हु हैव स्कोर्ड 80% मार्क्स विल गेट एडमिशन। अब यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर कौन सा है रिलेटिव क्लॉज, ये पहचानो। तो हु किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ऑल द स्टूडेंट्स के लिए, और फिर हु हैव स्कोर्ड 80% मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर हु हैव स्कोर्ड 80% मार्क्स, इसके लिए इस्तेमाल हुआ है हु का, तो इससे तो पता चल रहा है कि किसको कहेंगे हम रिलेटिव क्लॉज। तो इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? रिलेटिव क्लॉज कहेंगे, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल, हु का इस्तेमाल इस सेंटेंस में हुआ है, इस पार्ट में हुआ है सेंटेंस का। क्लियर? अब दूसरा चीज़ गौर करना है कि ये रिस्ट्रिक्टिव है कि नॉन रिस्ट्रिक्टिव। तो अभी मैंने बताया कि अगर किसी ग्रुप का हिस्सा है जिसके बारे में हम नहीं जानते कि वो डेफिनेट है या नहीं, निश्चित है या नहीं, तब हम कहेंगे कि वो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। तो जैसे देखो, किसने स्कोर किया 80% मार्क्स? ऑल द एस्पिरेंट्स। तो ये एस्पिरेंट का ही हिस्सा है जिसके बारे में हु बता रहा है ना। मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, एक ग्रुप है जिसका हिस्सा है, मतलब एक ग्रुप में सारे लोग तो नहीं 80% मिला होगा सबको, है ना, कुछ ही लोग को मिला होगा, उसके बारे में बता रहा है। तो किसी ना किसी एस्पिरेंट के ग्रुप के बारे में बता रहा है, और उन एस्पिरेंट्स को हम नहीं जानते, वो डेफिनेट नहीं है, वह अनिश्चित है। तो यह जो आपका हु वाला, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन वाला जो क्लॉज है, जिसको रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, तो ऐसे रिलेटिव क्लॉज को ही हम कहेंगे रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए। दूसरा सेंटेंस पढ़ो, द स्टूडेंट्स हु केम स्टडी। तो हु केम स्टडी है, ये क्या है? आपका रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि हु का इस्तेमाल हुआ है इस क्लॉज में। अब ये जो क्लॉज कह रहा है, ये किसके बारे में कह रहा है? किसी ना किसी ग्रुप के कुछ हिस्से के बारे में बता रहा है। मतलब स्टूडेंट का एक पूरा का पूरा ऐसा ग्रुप है, उसके बारे में वही सारे स्टूडेंट को क्या किया जाएगा? विल बी गिवन अ स्पेशल क्लास, है ना, जो कि कल आए थे, है ना, यही कहना चाह रहा है। तो कौन आए थे? सारे स्टूडेंट तो नहीं आए थे, इस सारे स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट आए थे जिसके बारे में ये हु केम स्टडी बता रहा है। तो ये 10 स्टूडेंट के पूरे ग्रुप के बारे में बता रहा है ये वाला क्लॉज, हु वाला क्लॉज। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहेंगे। इससे रिलेटेड हम आगे देखने वाले हैं, क्या रूल्स देखने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि आपको कैच करना पड़ेगा कि रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होता क्या है और नॉन रिस्ट्रिक्टिव होता क्या है। तो रिस्ट्रिक्टिव का मतलब है कि किसी ग्रुप का हिस्सा हो, जैसे हु हैव स्कोर्ड 80% मार्क्स, ये किसका हिस्सा है? वो सारे एस्पिरेंट जो ग्रुप है उसका हिस्सा है। ये स्टूडेंट के ग्रुप का हिस्सा है, कौन? जो लोग कल स्टडी आए थे। बात समझ रहे हो? अब कोई अगर इंडिपेंडेंट पर्सन के बारे में बता रहा हो जिसको हम जानते हैं, तब वह क्या होगा? नॉन रिस्ट्रिक्टिव होगा। अब जरा बात करते हैं अगला सेंटेंस। यहाँ पर कह रहा है कि माई एल्डर ब्रदर हु इज़ एन NRI, है ना, NRI का मतलब जो विदेश में जाके बसते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये जो रिलेटिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज का मतलब सेंटेंस का वह पार्ट जिसके लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया, जैसे यहाँ हु का इस्तेमाल किया गया। अब ये जो पार्ट है इस पूरे सेंटेंस का, ये किसके बारे में बता रहा है? माई एल्डर ब्रदर। तो क्या माई एल्डर ब्रदर किसी ग्रुप का हिस्सा है? नहीं है जी। क्या ये डेफिनिट या फिर इनडेफिनिट है? तो ये डेफिनिट है जी, जिसको हम पढ़ने वाला जानते हैं कि मेरा ही भाई है, एल्डर ब्रदर है,
ये डेफिनिट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो डेफिनिट हो गया, इसलिए भी कह सकते हैं कि ये क्या किस चीज़ को बता रहा है, ये वाला क्लॉज किसके बारे में बता रहा है, किसी डेफिनिट नाउन के बारे में बता रहा है जो कि माई एल्डर ब्रदर है। तो डेफिनिट होने की वजह से ये क्या कहलाएगा कि ये क्लॉज जो है ये आपका नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। क्लियर? अगला सेंटेंस पढ़ो, माई हाउस हुज आउटर पेंटिंग हैज़ फेडेड, मतलब फेडेड का मतलब उदास हो जाना है ना, उसका पेंट उदास हो जाना। अब जरा देखो, मतलब फीका पड़ जाना। हुज जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये इस वाले पार्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इस पार्ट को क्या कहते हैं, रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। अब रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, अब जरा देखो ये रिलेटिव क्लॉज किसको डिफाइन कर रहा है, माई हाउस के बारे में बता रहा है। क्या माई हाउस किसी ग्रुप का हिस्सा है? नहीं जी, बहुत सारे घर होते, इसमें 50-60 घर होते, कोई बस्ती होता, उसमें से एक किसी घर के बारे में बता रहा होता तो चलता, लेकिन ये डेफिनिट घर है, सिर्फ मेरे घर के बारे में बता रहा है। इस सेंटेंस में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं लिखा हुआ जिससे ये पता चले कि मेरा घर किसी ग्रुप ऑफ घर का, मतलब ग्रुप ऑफ हाउस का क्या है, एक हिस्सा है, ऐसा नहीं। ये डेफिनिट है, मेरा ही घर है, पढ़ने वाला का ही घर है ना। तो ये डेफिनिट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। मतलब ये जो क्लॉज बता रहा है इस घर के बारे में, ये क्लॉज क्या कहलाएगा, नॉन रिस्ट्रिक्टिव कहलाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट घर है, मेरा घर है, ये किसी और ग्रुप का हिस्सा नहीं है। क्लियर यहाँ तक? अब जरा बात करते हैं। अब यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। अगर इसको समराइज़ करें कि कैसे याद रखोगे, तो सिंपल सी बात है, रिस्ट्रिक्टिव का मतलब किसी ग्रुप का हिस्सा के बारे में वो क्लॉज बता रहा होगा, और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज का मतलब कोई इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, ये किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं होगा। बात समझ रहे हो यहाँ पर? तो चलिए यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब जरा बात करते हैं, मतलब नॉन रिस्ट्रिक्टिव का मतलब उस पर प्रतिबंधित नहीं है, वो फ्री है, किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है और वो अपने आप में स्वतंत्र है। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब उस पर प्रतिबंधन प्रतिबंधित है, वो है ना, उस पर बंधन लग चुका है, मतलब उसको लिमिट कर दिया गया कि वो किसी ना किसी ग्रुप का एक हिस्सा है। जैसे जिसने भी 80% मार्क्स को स्कोर किया वो सारे एस्पिरेंट के ग्रुप में से हैं, है ना। उसी तरीके से स्टूडेंट के ग्रुप में से वो हैं जो कल आए थे। कोई एक बंदा नहीं है, डेफिनेट नहीं है जिसको हम जानते हैं, अब फिर वो फ्री वाला बंदा नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, वो किसी ना किसी ग्रुप का हिस्सा है जो कल आए थे। बात समझ रहे हो? चलिए अब रूल पे फोकस करते हैं कि क्या रूल कह रहा है भाई। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कह रहा है कि नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो होता है जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कॉमा का आना जरूरी है, उसमें कॉमा के पहले, मतलब उस रिलेटिव क्लॉज जो नॉन रिस्ट्रिक्टिव है उसमें क्या होगा कि उसके पहले कॉमा का आना जरूरी है। सेम सेंटेंस में लिया हूँ यहाँ पर, पहले वाला देख लो, माई एल्डर ब्रदर हु इज़ एन NRI इज़ एन इंजीनियर। अब देखो हु का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम जान जाएंगे कि ये वाला पार्ट क्या है आपका, ये वाला पार्ट है आपका रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन हु का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है ना। अब ये पहचानना है कि ये क्लॉज जो है ये जिस नाउन के बारे में बता रहा है वो नाउन क्या डेफिनिट है। तो माई एल्डर ब्रदर तो डेफिनिट ही है, ये किसी ग्रुप का हिस्सा थोड़े ना है, मैं तो इसको जानता हूँ, मतलब पढ़ने वाला बंदा इसको जानता है, तो ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। ये माई एल्डर ब्रदर आपका इंडिपेंडेंट नाउन है ना, और जिसके बारे में ये वाला क्लॉज कह रहा है। तो ये क्लॉज को क्या कहेंगे, अब नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहेंगे। अब रूल ये कह रहा है कि ये जो आपका नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है ना, तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, रिलेटिव प्रोनाउन कौन है इस क्लॉज में, हु, तो हु के पहले आपका कॉमा का आना जरूरी है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है कि अगर यह क्लॉज वाक्य के बीच में आया हो, जैसे देख रहे हो यहाँ भी है वाक्य, ये सेंटेंस का पार्ट, ये सेंटेंस का पार्ट यहाँ भी है, और ये बीच में आया है, अगर बीच में आ गया ये वाला क्लॉज तो हम क्या करेंगे, उसके पहले भी और उसके बाद भी कॉमा लगाएंगे। जैसे यहाँ पर आपका दोनों जगह कॉमा लगाए क्योंकि ये बीच में आया, हो सकता है ये लास्ट में ही रहता, मान लिया जाए इतना नहीं रहता है ना, तो क्या करते सिर्फ यहाँ कॉमा लगता है ना। चलिए इतना तो जान गए। और आपको कॉमा के बारे में एक और कॉन्सेप्ट में बताया था, अगर याद है आपको तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। नाउन इन प्रोपोजिशन क्या बताए थे वो आप बताओगे मुझे, प्रेपोजिशन नहीं, ओपोजिशन है ना, तो उस चीज़ को ध्यान देना। अब जरा बात करते हैं, देखो दूसरा सेंटेंस है, पहले वाला ही है, माई हाउस है, डेफिनिट है, हुज का इस्तेमाल हुआ है, मतलब आपका रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। क्यों? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन हुज का इस्तेमाल हुआ है। अब ये सेंटेंस के बीच में है तो इसके पहले भी और इसके बाद भी कॉमा का इस्तेमाल हुआ है।
ये आपका रूल कह रहा है। फिर कह रहा है कि रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन का, अच्छा अब दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा रूल शायद यहाँ नहीं लिखा हुआ है। नॉन रिस्ट्रिक्टिव में तो जान गए कि कॉमा कहाँ लगाना है, मतलब इस हु के पहले लगाना है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लगाना है, और बीच में आ गया तो इसके लास्ट में भी लगाना है। अगर रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज हो तो वहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल हम नहीं करते, जैसे कि इन दोनों सेंटेंस में आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं भी यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल नहीं हुआ है, देख रहे हो। तो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में कॉमा का इस्तेमाल नहीं होता, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, और अगर बीच में आए तो उसके शुरू में भी उसके लास्ट में भी करते हैं। ये आपका रूल कह रहा था। अब अगला रूल कह रहा है कि रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो होता है उसमें से रिलेटिव प्रोनाउन का लोप भी किया जा सकता है। मतलब लोप कहने का मतलब इसको हम रिमूव भी करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे हम रिलेटिव प्रोनाउन को मतलब क्या कर सकते हैं, हटा भी देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में हम उसको नहीं हटा सकते, उसको आपको रखना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बोल रहा है द प्लेस वेयर आई हैड गोन इज़ ब्यूटीफुल। अब इस वेयर को आप हटा भी दोगे तो भी यहाँ पर क्या होगा, सेंटेंस करेक्ट होगा। जैसे द प्लेस आई हैड गोन इज़ ब्यूटीफुल, क्लियर है, क्योंकि ये वेयर जो है ये द प्लेस के बारे में ही बता रहा होता है। तो ज़रूरी नहीं कि डबल इंडिकेशन दें हम उस सेंटेंस में इस प्लेस के बारे में। वेयर भी आपका इंडिकेशन दे रहा था प्लेस के बारे में, प्लेस भी दे रहा था, तो इस्तेमाल करेंगे तो भी सही है, नहीं इस्तेमाल करेंगे वेयर को ड्रॉप भी कर देंगे तो भी यहाँ पर सही होगा। अब कैसे जानेंगे ये कि रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है भाई, तो सिंपल सी बात है, ये वेयर जो है वेयर आई हैड गॉन ये आपका क्या है, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। कैसे जानेंगे, ये किसी प्लेस के बारे में बता रहा है, जहाँ ये गया हुआ है वो किसी प्लेस के बारे में। क्या ये प्लेस आप जानते हो इसको, नहीं जानते, इनडेफिनिट है ना, बिल्कुल इनडेफिनिट है, किसी प्लेस का नाम तो नहीं लिखा है, जैसे लिखा रहता है दिल्ली, हैदराबाद, है ना, चेन्नई, इस तरीके से सब मेंशन रहता तो जानते कि ये डेफिनिट है। तो ये प्लेस जो है वो इनडेफिनिट है, जिसके बारे में ये वाला क्लॉज बता रहा है, इसलिए रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज हो गया है। क्लियर यहाँ तक, समझ गए बात को। अब जरा देखो अगला, देखो अगला यहाँ पर क्या है कि द कल्प्रिट्स होम द कोर्ट पनिश्ड हैव बीन सेंट टू जेल। अब होम द कोर्ट पनिश्ड है ना, अब कौन कल्प्रिट है, कल्प्रिट को हम जानते हैं क्या, नहीं जानते, है ना, वो सारे गुनाहगार को हम नहीं जानते, तो ये अननोन है हमारे लिए। इसलिए ये जो पार्ट है, ये जो रिलेटिव क्लॉज है, ये कौन सा क्लॉज है, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है ना, किसी ग्रुप का ही हिस्सा है, मतलब सारे कल्प्रिट्स में से उसके बारे में बता रहा है जिसको कोर्ट ने पनिश किया है। बात को समझ रहे हो। तो चलिए, तो दोनों तरीके से पहचानेंगे, क्या किसी ग्रुप का हिस्सा है, अगर है तो भी ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होगा। और दूसरी चीज़ कि अगर उसके बारे में नहीं पता कि कौन व्यक्ति है, कौन सा प्लेस है, कौन सा चीज़ है ना, उसके बारे में नहीं जानते, अननोन है हमारे लिए, तो भी वो क्या कहलाएगा आपका, तो भी हम जानेंगे पहचानेंगे उसको रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज की तरह। क्लियर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज की तो पहचान हम कर लिए, तो यहाँ पर होम भी ड्रॉप कर दोगे तो भी ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर पूछा है द गवर्नमेंट इज बिल्डिंग द सिटी सेंटर विच विल बी द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन। अब देखो विच के पहले कॉमा का इस्तेमाल हुआ है ना, क्यों, क्योंकि ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव है। अभी रूल में देखे थे। अब जरा देखो नॉन रिस्ट्रिक्टिव कैसे है, क्योंकि ये नॉन सिटी सेंटर के बारे में बता रहा है। जो हमारे शहर में कोई भी एक बिल्डिंग बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, वो सिटी सेंटर है, मॉल है कोई, है ना, कोई मॉल है जो बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, तो एक ही मॉल बनाया जा रहा है ना, द सिटी सेंटर लिखा हुआ है, मतलब एक ही है, डेफिनेट है वो, है ना। तो इस तरीके से आपको जानना है, ये किसी ग्रुप का तो हिस्सा नहीं है कि बहुत सारे 100-50 बनाए जा रहे हैं सिटी सेंटर, उसमें से किसी एक के बारे में तो इंडिकेशन है नहीं। ये द सिटी सेंटर के बारे में बता रहा है, मतलब डेफिनेट सिटी सेंटर है जिसको गवर्नमेंट बना रही है वहाँ पे, है ना। तो जान गए कि ये डेफिनेट है, इसलिए इसमें जो भी क्लॉज आया है आपका रिलेटिव क्लॉज, ये कहलाएगा आपका नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज की पहचान हो गई है, तो यहाँ से हम इसका जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है इसको हम ड्रॉप नहीं कर सकते, इसको आपको रखना ही पड़ेगा। तो रूल ये कह रहा है कि रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन से हम क्या करेंगे, अगर हम उससे रिलेटिव प्रोनाउन को हटा भी देंगे तो भी ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो नॉन रिस्ट्रिक्टिव है उससे हम यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन को नहीं हटा सकते। समझ गए बात को। अगला रूल क्या कह रहा है, जो आखिरी रूल है आज, यहाँ पर कह रहा है कि हम पहले भी देख चुके हैं रूल में, है ना, कि रिलेटिव प्रोनाउन जो दैट होता है इसका इस्तेमाल हम सभी प्रकार के नाउन के लिए कर सकते हैं। मतलब वो लिविंग थिंग्स भी हो, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग हो, सबके लिए करते हैं कि नहीं, ये तो पहले देख चुके हैं।
अब इसके अलावा एक चीज़ और जानते हैं कि वेयर जो है ये सभी स्थान के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर का प्रयोग हम किसी भी प्लेस के लिए कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। क्या कैच है? मतलब रूल है। क्या रूल है? इसको ध्यान में रखना है आपको। अब इस सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करो। यहाँ पर दिया है आई हैव वन एम्प्लॉय दैट इज़ क्वाइट केयरफुल इन हिज वर्क। मतलब मेरे पास एक एम्प्लॉय है जो कि काफ़ी ज़्यादा केयरफुल है। क्लियर? अब यहाँ पहचानने की कोशिश करो कि दैट का इस्तेमाल, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन वाला आपका क्या है? ये वाला सेंटेंस है। इसके पहले कॉमा का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, कॉमा का इस्तेमाल हुआ है। कॉमा से भी पहचान लिए कि ये क्या है? नॉन रिस्ट्रिक्टिव है आपका, है ना? क्या है? नॉन रिस्ट्रिक्टिव है। कैसे पहचाने भाई कि नॉन रिस्ट्रिक्टिव है? एक और तरीका, पहला तो कॉमा से पहचान लिए, दूसरा चीज़ कॉमा अगर नहीं देता तो भी पहचान जाते कि आई हैव वन एम्प्लॉय, मतलब वो मेरे पास एक ही एम्प्लॉय है जिसको मैं ऑलरेडी जानता हूँ। ऑब्वियस सी बात है ना, ये बहुत सारे एम्प्लॉय तो की बात तो नहीं कर रहा ग्रुप में, मतलब इस सेंटेंस में किसी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ के बारे में तो नहीं बता रहा जिसका कोई एक हिस्सा है, नहीं, ये डायरेक्टली बता रहा है कि मेरा एक एम्प्लॉय है जिसको मैं ऑलरेडी जानता हूँ। ऑब्वियस सी बात है। तो अगर ये डेफिनिट है, नोन है, तो इसको क्या कहेंगे हम? ये कहेंगे कि नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है जो इस एम्प्लॉय के बारे में बता रहा है ना? तो अभी अभी देखे, मतलब इसके पहले देख चुके हैं कि दैट का इस्तेमाल तो हम ह्यूमन बीइंग के लिए भी करते हैं, एनिमल के लिए और लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स सबके लिए। तो वन एम्प्लॉय है तो इसके लिए हम इस्तेमाल क्यों नहीं किए? ये गलत क्यों हो गया? गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि एक रूल है कि सबसे पहली बात, दूसरा सेंटेंस को भी पहचानो कि ये है कि नहीं नॉन डिस्ट्रिक्टिव। शिमला के बारे में बता रहा है, जिसके बारे में वेयर ये वाला पार्ट बता रहा है ना? तो ये क्लॉज जो है ये नॉन डिस्ट्रिक्टिव है। क्यों? क्योंकि शिमला तो डेफिनिट है ना? शिमला तो 10-12 तो है नहीं, कोई एक है। तो ये दोनों सेंटेंस आपके नॉन डिस्ट्रिक्टिव हैं। रूल ये कह रहा है कि नॉन डिस्ट्रिक्टिव वाक्य में दैट आ वेयर का इस्तेमाल हम नहीं करते। बस इतना ही आपको जानना है। तो अभी अभी हम पहचान गए कि ये नॉन डिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। कौन? ये दोनों सेंटेंस में ये वाला पार्ट है ना? क्योंकि ये दोनों पार्ट में आप देख रहे हो कि यहाँ पर दोनों जगह दैट और वेयर का इस्तेमाल हुआ है जो कि रिलेटिव क्लॉज है। और रिलेटिव क्लॉज वाले पार्ट को हम लोग किस तरीके से बांटते हैं? रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव। ये दोनों नॉन रिस्ट्रिक्टिव हैं। कैसे पहचान लिए? क्योंकि ये डेफिनिट था वन एम्प्लॉय, शिमला भी डेफिनिट है। और नॉन रिस्ट्रिक्टिव का ये रूल कहता है कि इसमें हम, इस वाले क्लॉज में हम कभी भी दैट और वेयर का इस्तेमाल नहीं करते। जबकि वेयर का इस्तेमाल हम किसी भी प्लेस के लिए कर सकते हैं, दैट का इस्तेमाल हम किसी भी नाउन के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर वह सेंटेंस नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज हो तो वहाँ पर दैट या फिर वेयर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा, जो लोग नहीं पढ़े होंगे कभी भी ग्रामर, ये सारे टॉपिक से अगर आप वाकिफ़ नहीं है पहले से, तो आपको लग रहा होगा भाई कि ये क्या बताए जा रहे हैं, है ना? तो ऐसा लगना आपका लाजमी है। क्यों? क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, कभी आप पढ़े नहीं और मेंस लेवल की तैयारी कर रहे हो मेरे साथ साथ ही। तो भाई आप अच्छे से पढ़ो ना, डेप्थ में पढ़ो ना, जहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं आपके एग्जाम में। तो छोटा छोटा रूल से तो थोड़े ना पूछेगा, थोड़ा तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, है ना? बड़े बड़े रूल से ही पूछे जाते हैं, जहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की संभावनाएँ होती हैं, वहाँ से क्वेश्चन उठाता है मेंस वाले एग्ज़ाम में। तो आप इतना हल्के में मत लेना मेंस एग्जाम्स को, बात समझ रहे हो? और मैं कभी भी किसी को नहीं कहता कि प्री का सेपरेट आप तैयारी करो और मेंस का सेपरेट तैयारी करो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक साथ तैयारी करनी है दोनों का, ठीक है? तो यहाँ पर रूल क्या कह रहा था कि नॉन रिस्ट्रिक्टिव जो वाक्य है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव जो क्लॉज है उसमें हम दैट और वेयर का इस्तेमाल नहीं करते। क्लियर यहाँ तक? तो किसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर? जाहिर सी बात है कि दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई वन एम्प्लॉय है तो इसके लिए हम, अगर ये ह्यूमन बीइंग है, कोई व्यक्ति है, पर्सन है, तो इसके लिए हु का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? फिर शिमला है जो कि एक प्लेस है, तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो आई वेंट टू शिमला विच इज़ माई बर्थ प्लेस, यहाँ पर वेयर का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। क्लियर? इतने सारे रूल थे आपके किससे रिलेटेड? आपके थे रिलेटिव क्लॉज के यूजेस से रिलेटेड। कितने रूल देखे इससे रिलेटेड? 1 2 3, 3 ही रूल है बस। इससे रिलेटेड आपका 3 ही रूल है। रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को आपको पहचानना है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को आपको पहचानना है। पहचान गए तो तीनों रूल को आप अच्छे से ध्यान में रखोगे, इससे एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जाम में अगर पूछ दिया तो, ठीक है? लेकिन छूटना नहीं चाहिए, मेरा ये मकसद है, क्योंकि मैं सारे रूल्स को ऑलमोस्ट कवर कर ही रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 100 रूल बता करके, 50 रूल बता करके, है ना, आपको बता दिया, चमका दिया थोड़ा सा आके यूट्यूब पे कि भाई आओ और फिर मेरा ऐप है वहाँ पे इतना है, 5,000 3,000 4,000 2,000 इस तरीके से मेरा फ़ी है तो आप पे करो, ऐसे आओ, ऐसा है ना? मेरी कोशिश होगी कि फ्यूचर में भी अगर मैं कोई भी कोर्स लॉन्च भी करूं अपने सर्वाइवल के लिए,
मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब बिल्कुल ही बिजनेस पे उतर आना, है ना। सर्वाइवल के लिए भी अगर मुझे चाहिए होगा तो अभी फ़ी जो मैं रखा हूँ पर्सनल गाइडेंस का, काफ़ी ज़्यादा इसमें मैं आपको चीज़ प्रोवाइड करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको पर्सनल गाइडेंस देता हूँ, डाउट भी क्लियर कराता हूँ आपके, है ना। ऐसा नहीं कि कोई बुक ही सॉल्व करवाने लग जाओ बैठ के सुबह से शाम तक कि सर इसमें 10 क्वेश्चन नहीं आए, 20 क्वेश्चन नहीं आए तो सारा सॉल्व करो। ये काम, ये गलत बात है, ये बहुत गंदी बात है ना। छोटे मोटे डाउट रहे, मतलब 1-2 डाउट रहे तो चलता है, उतना उतना तो मैं सबका कराता हूँ। तो अभी 495 रुपीज़ इसका चार्ज है। इसमें आपको PDF भी दिए जाते हैं। इसमें आपको क्या टेस्ट है ना। पहले आपको टास्क दिया जाता है वोकैब के, वोकैब तो कंप्लीट वोकैब की तैयारी कराई जाती है वहाँ पर, और पूरे ग्रामर वाले सीरीज़ का भी, ताकि आप कोई भी रूल को भूलो नहीं। उसके बेस्ट पर पहले आपको एक PDF प्रोवाइड किया जाएगा, उसको आप पढ़ोगे या फिर वीडियो से देखोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आप कंप्लीट कर लेते हो कि सर मेरा कंप्लीट हो गया, फिर टास्क उसी टास्क का आप मुझे टेस्ट दे दो, मैं आपको टेस्ट सेंड करता हूँ। इस तरीके से मल्टीपल टाइम उसको अटेम्प्ट करते हो, बार बार उसको रिपीट करते हो। PDF वीडियो टेस्ट, PDF वीडियो टेस्ट, इतना लगाते हो। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछते हो, उसके लिए मात्र आपका 495 चार्ज है। फ्यूचर में भी कोशिश होगी कि इससे ज़्यादा फ़ी ना रखूँ, चाहे भले ही बहुत बड़ा कोर्स क्यों ना लॉन्च कर दूँ, इतना ही फ़ी रहेगा। लेकिन उम्मीद है कि जितना मैं यूट्यूब पे दे दूंगा इतना आप पढ़ लोगे ना, तो गारंटी से कह सकता हूँ एग्ज़ाम तो क्लियर कर ही लोगे, श्योर है इस बात का। ठीक है, तो चलिए आज भी हम लोग बहुत कुछ सीखे, है ना। और अभी मेरे हिसाब से प्रोनाउन में कोई भी टॉपिक आपका छूटा नहीं है। अगर छूटा है आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। तो चलिए बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। और भाई एक टास्क आपको भी देता हूँ, कम से कम 200 लाइक हर एक वीडियो में दे दो इस सीरीज़ में। मुझे काफ़ी उम्मीद था, काफ़ी लोगों का मैसेज आया था सर आप कराओ कराओ कराओ, है ना। और जब मैं कराना स्टार्ट किया हूँ तो पता चल रहा है कि 100 लाइक भी नहीं पहुँच रहे, है ना। तो आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि 200 लाइक तो कम से कम पहुँचाओ, तभी तो मज़ा आएगा मुझे भी बनाने में कि चलो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, समझ रहे हो। अगर आपको किसी ने कह दिया कि आई लाइक यू, है ना, आई लाइक यू, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में कितना एक्साइटेड हो जाते थे एकदम, रात भर नींद नहीं आती होगी, है ना। हालांकि मेरे साथ भी हुआ है ऐसा कई बार, तो आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। इतना सा वर्ड कह दे आई लाइक यू, तो पता है कितना एक्साइटेड हो, उसके लिए कुछ भी कर जाने को आप तैयार रहते हो। तो भाई आप 200 लाइक मुझे दोगे तो मतलब 200 लोग मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। तो ये मोटिवेशन का एक सोर्स होता है। तो इसलिए आप लोग मोटिवेट करते रहो। मैं भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।